हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपने कपलिंग के बारे में डिस्कशन किया था। आज स्टूडेंट हम लोग एक नए मशीन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग बेल क्रैंक लीवर कहते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अपने मशीन डिज़ाइन कंपोनेंट ऑफ बेल क्रैंक लीवर के बारे में। पहले हम ये समझेंगे कि हमारे पास लोड लिफ्टिंग डिवाइसेस कितने टाइप की होती हैं, उनका वर्क क्या होता है, फिर उनमें से जो एक टाइप हमारा होगा बेल क्रैंक लीवर, उसके बारे में हम लोग आज डिज़ाइन सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आज का टॉपिक हमारा होगा डिज़ाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट हम लोग का होगा डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि ये बेल क्रैंक लीवर होता क्या है, इसका मेन वर्क क्या होता है और इसकी डिज़ाइन हम कैसे करते हैं। तो जब आप क्रॉसिंग वगैरह पे जाते हैं रेलवे की, तो आपको दिखाई देता होगा इस तरीके का एक एलिमेंट, इस तरीके का एक एलिमेंट दिखाई देता है। अब इस एलिमेंट में अगर आप यहाँ से सपोज करिए एफर्ट P लगाते हैं, मतलब इसे आप अपनी डायरेक्शन में पुश करेंगे, यहाँ पर एक पिन लगी होगी और इस पिन पर ये लीवर इस तरह रोटेट करता होगा। तो ये क्या करेगा, आपने लोड को इस डायरेक्शन में लगाया और एफर्ट को इस डायरेक्शन में लगाया और यहाँ पर ये W लोड ऐसा लगा हुआ था, इस W लोड को ये क्या करेगा, लिफ्ट कर देगा। देखिए, आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एफर्ट लगाया लेकिन लोड आपका वर्टिकल एक्सिस में लिफ्ट हो रहा है। तो किसी भी फोर्स को या किसी भी मोशन को एंगल में ट्रांसमिट करने के लिए, एंगल का मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, देखिए हमने 90 डिग्री इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब आप ट्रेन की पटरियों पे आप देखते हैं, ट्रेन की क्रॉसिंग पे, तो वहाँ पे जब उनके जो दरवाजे फाटक बंद होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ये लीवर जाता है और यहाँ से रॉड लगी होती है, जब इसे वो खींचता है तो ये ऐसे मूव करके लॉक कर देता है। कभी आप जाके देखिएगा तो इस तरीके का लीवर आपको दिखाई देगा। इसी को हम लोग बेल क्रैंक लीवर बोलते हैं। बेसिकली लीवर हमारे क्या होते हैं, पहले इसके बारे में समझेंगे। या वेट, ये हमारा क्या कर रहा है, वेट को लिफ्ट कर रहा है। तो पहले हम समझेंगे वेट लिफ्टिंग डिवाइसेस। पहले हम स्टार्ट करेंगे वेट लिफ्टिंग डिवाइस। वेट लिफ्टिंग डिवाइस हमारी जो होती हैं, इनका उपयोग होता है कम एफर्ट में मैक्सिमम वेट को उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए। जैसे तराजू आप देखते हैं, 1 केजी तराजू अगर इधर आप बांट रखते हैं तो 1 केजी का ही वजन ये अपने बराबर उठा सकता है। तो उसमें हमें जितना हमने एफर्ट लगाया उतना ही लोड हमें मिलेगा, जिससे हमें कोई भी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कम 1 केजी वेट लगाएं और यहाँ से 10 केजी भार को उठा लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बेहतर मिलेगा। जैसे एक अकेला आदमी स्क्रू जैक के माध्यम से पूरी की पूरी 10 क्विंटल की कार के पहिए को चेंज कर देता है, टायर को कैसे चेंज करता है, उस पर जैक लगाकर अकेले ही वो पंप प्रेशर द्वारा, हाइड्रोलिक जैक द्वारा उसे उठा देता है। जबकि यह मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, अगर वो डायरेक्ट उस कार को उठाना चाहे तो वो नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो जितना एफर्ट लगाएगा उतना ही वेट वो केवल उठा पाएगा। तो इस तरीके से कम एफर्ट में ज़्यादा लोड को उठाने के लिए हम जिन डिवाइसेस का उपयोग करते हैं उन्हें वेट लिफ्टिंग डिवाइस कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द वेट by minimum effort
कम एफर्ट में हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक लोड को लिफ्ट कर लेते हैं। इनके टाइप के बारे में देखिए, टाइप्स ऑफ वेट लिफ्टिंग डिवाइसेस। पहले इनके टाइप के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेट लिफ्टिंग डिवाइसेस। जब इनके टाइप के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले देखें, इसे हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पॉइंट 1, 3 कैटेगरी में इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। पॉइंट 1 हमारा होता है जिसे हम लोग प्राथमिक उत्तोलक मशीन बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ मशीन, सेकेंड स्टेज ऑफ मशीन और थर्ड स्टेज ऑफ मशीन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी, जैसे प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक मशीनें हमारी होती। हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं इसे, तो इसे हम लोग ऐसे देखते हैं, प्राथमिक उत्तोलक मशीन, द्वितीयक उत्तोलक मशीन और तृतीयक उत्तोलक मशीन। जब इसे इंग्लिश में देखते हैं तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर मशीन, सेकेंड ऑर्डर मशीन एंड थर्ड ऑर्डर मशीन। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर मशीन, सेकेंड ऑर्डर मशीन एंड थर्ड ऑर्डर मशीन। 3 टाइप की मशीनें हमारे पास होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। हम समझते हैं कि इन 3 टाइप में हमारे पास कौन कौन सी टाइप कैसे कैसे होती है। तो जैसे अगर हम पहले बात करें पॉइंट 1 की, पॉइंट 1 मतलब प्राथमिक उत्तोलक मशीन, फर्स्ट ऑर्डर मशीन की बात कर रहे हैं। इनको याद करने का एक ट्रिक भी आपको बता दें, इनको बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर मशीन का एग्जाम्पल कौन सा है, बेल क्रैंक लीवर है ना, हुक है, क्रेन है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। स्टेपलर है, पंच है ना, चिमटा है, सीजर है। तो कैसे इसको हम लोग याद करते हैं, पहले ट्रिक देख लीजिए, फिर 1 बाय 1 अप्लाई कर देते हैं। तो जब ट्रिक हम लोग देखते हैं तो ऐसे देखिएगा, इसे अभी हटा देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। जब ट्रिक की बात करेंगे तो केवल एक चीज़ याद रखिएगा, सीरियल से आपको हमेशा याद हो जाएगा, ऐसे कैंची, सरौता, चिमटा। अगर आप इस तरीके से याद कर लिए केवल इन तीनों को, तो बस उसमें पुट कर देना है फर्स्ट ऑर्डर मशीन, सेकेंड ऑर्डर मशीन और थर्ड ऑर्डर मशीन। फर्स्ट ऑर्डर मशीन, सेकेंड ऑर्डर मशीन और थर्ड ऑर्डर मशीन। अब इसमें कैंची का हम पहले देख लेंगे, सरौता का देख लेंगे और चिमटा का देख लेंगे। अभी इससे हम लोग इसको कोरिलेट करा देंगे। फर्स्ट ऑर्डर मशीन क्या होती है, देखिए पहले हमने यहाँ पे ट्रिक में क्या लिखा था, कैंची लिखा था। अब इसमें क्या होता है, ऐसे देखिएगा, कैंची हमारी कैसे बनती है, इस तरीके से हमारी होती है, इस तरीके से हमारी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पिन लगी होती है। ये जब कैंची हम लोग ऐसे मूव कराते हैं तो ये जो लगा होता है इसे बोलते हैं फलक्रम
पिन, फुलक्रम पिन। और यहाँ पर जब हम लोग बाई हैंड एफर्ट लगाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एफर्ट पी, एफर्ट पी। और यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग अपना कैंची से जो एलिमेंट काटते हैं तो एफर्ट लगाया, फुलक्रम से मूव हुआ या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, लोड W। तो इस तरीके से एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया कैंची का। अच्छा ये भी जानिएगा, किसी भी वेट लिफ्टिंग मशीन में 3 एलिमेंट होंगे, एफर्ट, फुलक्रम एंड लोड, एफर्ट, फुलक्रम एंड लोड। इसमें क्या होगा, सपोज करिए यदि हम फुलक्रम से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को ऐसे देखिएगा, मान लीजिए एक लाइन में से हम बना दें। यहाँ देखिए सेंटर में हमारा क्या है, फुलक्रम है, इधर हमारा क्या है, एफर्ट है, और इधर हमारा क्या है, लोड है। अब हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट ऑर्डर मशीन फुलक्रम इज मिडिल सेंटर बिटवीन लोड एंड वेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन फर्स्ट ऑर्डर मशीन, ऐसे देखिए, इन फर्स्ट ऑर्डर मशीन, इन फर्स्ट ऑर्डर मशीन फुलक्रम पिन इज इन बिटवीन, फुलक्रम पिन इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट, लोड एंड एफर्ट, लोड एंड एफर्ट, ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे सपोज करिए फुलक्रम और एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को हम मान लें L1, फुलक्रम और एफर्ट के बीच के डिस्टेंस को हम मान लें L1, और फुलक्रम और वेट के बीच के डिस्टेंस को हम मान लें L2। फुलक्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग L1 मान लें, और फुलक्रम और वेट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग L2 मान लें। तो लेंथ के अकॉर्डिंग भी इनको हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। पहली जो डिफरेंस हमारा मिला कैंची से, यहाँ पर एक पिन होगी, इस पिन पर ये क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। जब हम एफर्ट लगाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा लोड होगा जिस पे ये काटना है, तो इस तरीके से पूरा लोड इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो लोड और एफर्ट के बीच में फुलक्रम पिन होती है। सेकेंड ऑर्डर मशीन देख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर मशीन, मैंने ट्रिक से आपको बताया था। सेकेंड ऑर्डर का मतलब जैसे हमारे एग्जाम्पल में क्या है, सरौता है, तो ट्रिक याद रखेंगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सरौते का इमेज जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर एक फुलक्रम पिन होगी और सरौता हमारा कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये है फुलक्रम पिन, फुलक्रम पिन, और यहाँ पर हम लोग सरौते से अपना लोड लगाते हैं, सॉरी एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट पी लगाते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, सॉरी यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है जिसे काटना होता है, तो उसी पर तो लोड मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा लोड। अब इसमें क्या होगा, इन दिस मशीन फुलक्रम पिन आर इन वन एंड, किसी एक एंड पर फुलक्रम पिन होगी और लोड हमारा फुलक्रम पिन
और एफर्ट के बीच में होगा। इन दिस पिन, इन दिस मशीन, in this machine, fulcrum pin are in one end and load is in between effort and pin, and load is in between effort and fulcrum pin, fulcrum pin। ये हो गया हमारा। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, मैंने एक माना था इफ फल्क्रम पिन से लोड के बीच की डिस्टेंस L1 हो और फल्क्रम पिन से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस L1 हो और फल्क्रम पिन से वेट के बीच की डिस्टेंस L2 हो, तो वही चीज़ यहाँ पर भी मानेंगे। ये हमारी हो गई फल्क्रम पिन, यहाँ से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस। देखिए फल्क्रम पिन से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या माने थे, L1। ये हमारा हो जाएगा L1 और फल्क्रम पिन से वेट के बीच का डिस्टेंस L2। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस L2। द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सेकेंड टाइप मशीन, L1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन L2। इन सेकेंड पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे देखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन फल्क्रम पिन एंड एफर्ट, फल्क्रम पिन एंड एफर्ट आर ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन द distance between fulcrum pin and load, between fulcrum pin and load। that means हम यहाँ से कह सकते हैं L1 is always greater than L2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा। आइए बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मशीन, तृतीयक उत्तोलक मशीन। प्राथमिक उत्तोलक, द्वितीयक हो गया, अब बात करेंगे तृतीयक उत्तोलक मशीन के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है थर्ड ऑर्डर मशीन। थर्ड ऑर्डर मशीन। थर्ड ऑर्डर मशीन में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, कैंची, सरौता, चिमटा। अच्छा, चिमटे से जब आप रोटी उठाते हैं तो कैसे होता है उसका डायग्राम देखिएगा, इस तरीके से। इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर फल्क्रम पिन लगी होती है। देखिए फल्क्रम पिन वही है जहाँ से मूवमेंट हो रहा हो। जैसे देखिए ये हमारा हाथ अगर इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर फल्क्रम पिन हो जाए और ये लोड हो जाए और हम यहाँ से ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं। तो इस तरीके से लोड, एफर्ट और फल्क्रम पिन, जहाँ पर मूवमेंट होगा वहीं पर फल्क्रम पिन। अगर यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये आपका फल्क्रम पिन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया, इसे बोलेंगे फल्क्रम पिन
और अच्छा देखिए यहाँ पे लोड आप यहाँ सेंटर पे लगाते हैं, आप यहाँ से हाथ से पकड़ के इसको एफर्ट आप यहाँ लगाते हैं और आपकी रोटी यहाँ से पकड़ी जाती है, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया। तो इस तरीके से चिमटा होता है। अगर इसमें हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो फल्क्रम पिन से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग L1 मानते हैं और फल्क्रम पिन से लोड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग L2 मानते हैं। पहले इसमें देखिए, इन दिस मशीन यहाँ पर भी फल्क्रम पिन 1 एंड पे होगी, यहाँ पर भी फल्क्रम पिन 1 एंड पर होगी। लेकिन सेकेंड ऑर्डर मशीन में लोड आपका से इंटरमीडिएट में होगा और थर्ड ऑर्डर मशीन में एफर्ट आपका इंटरमीडिएट यानी कि बिटवीन होगा। इन दिस मशीन फल्क्रम पिन is 1 end and effort is in between fulcrum pin and load. Fulcrum pin and लोड। आगे बात करते हैं डिस्टेंस की। अच्छा यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है L2 इज ग्रेटर देन L1, जबकि सेकेंड ऑर्डर में L1 इज ग्रेटर देन L2। ये दोनों डिफरेंस आपको जरूर याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन fulcrum pin and effort is fulcrum pin and effort is less than the distance between fulcrum pin and load. Fulcrum pin and लोड। तो इस तरीके से ये हो गया। हम इसे कह सकते हैं दैट मीन्स L1 इज लेस देन L2। एक में L1 आपका ग्रेटर होगा और एक में L1 आपका लेस होगा। तो इस तरीके से ये 3 टाइप की मशीन हमारी होती है, वेट लिफ्ट करने वाली, फर्स्ट ऑर्डर मशीन, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ट्रिक आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कैंची, सरौता, चिमटा। बस एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा इन मशीनों को समझने में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे नोट करिए, फिर इन मशीनों के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उनमें से एक मशीन चुनेंगे जिसका नाम होगा बेल क्रैंक लीवर। उसके हम लोग डिज़ाइन प्रोसेस को सीखेंगे। तो पहले इसे नोट करिए, फिर इनके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए अब इसे नोट कर लिए होंगे तो इनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर मशीन के एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं। तो चलिए इसको नोट करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। देखिए जो हैंड पंप होता है, हैंड पंप आप क्या करते हैं, एक किनारे पर एफर्ट लगाते हैं, बीच में फल्क्रम पिन होता है और नीचे से आपका लोड आता है। तो इस तरीके से हैंड पंप हो गया। हैंड व्हील हो गए, एक किनारे से आप पहिए को चलाते हैं, बीच में पिन होती है, पहिया घूमता है और इधर आपका लोड होता है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो हैंड पंप है ना, हैंड व्हील, सीजर। ये देखें जो फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या है, सीजर मीन्स कैंची, सीजर कॉमा प्रेस, जो पंचिंग प्रेस मशीनें होती हैं, पंचिंग जो पंच लगाने के लिए यूज की जाती हैं, मशीन कॉमा रॉकर आर्म, एटसेट्रा। इस तरीके से ये एग्जाम्पल हमारे होते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मशीन के। अब आइए नोट करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मशीन के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ मशीन के एग्जाम्पल हमारे होते हैं जितने भी हमारे जैसे सरौता है ना, डेड वेट, वेट लिफ्टिंग डिवाइसेस, वेट लिफ्टिंग डिवाइसेस तो खैर रहेगा ही, जो भी डेड वेट्स होते हैं है ना, और जैसे हमारा हो गया सरौता हो गया। चलिए नोट कर देते हैं इसको। डेड वेट्स, सेफ्टी वाल्व, है ना, एंड सरौता तो रहेगा ही। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब थर्ड ऑर्डर मशीन के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो थर्ड ऑर्डर मशीन का सिंपल से एग्जाम्पल हमारा हो गया टंग हो गया, है ना, जो हमारी जिसे हम लोग संडासी बोलते हैं उसे हिंदी में टंग बोलते हैं। टंग सिमिलर हमारी कैसी होती है, चिमटा के आकार की होती है। तो इस तरीके से हमारी हो गई थर्ड ऑर्डर मशीन। चलिए अब इसे हम लोग रिमूव करते हैं और हम लोग पॉइंट पे आते हैं अपने डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर पे। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर आते हैं डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर। इसके पहले मैकेनिकल एडवांटेज एक टर्मिनोलॉजी आपको समझा देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर और मैकेनिकल एडवांटेज भी आपको बता देते हैं। चलिए पहले देख लीजिए, एक टर्मिनोलॉजी होती है मैकेनिकल एडवांटेज। ये हमारा होता है एडवांटेज MA इज इक्वल टू W/L
पी के होता है। ये होता है लोड अपॉन एफर्ट के, लोड अपॉन एफर्ट के होता है। ये कैसे आता है, सिंपल सा देखिए, कोई भी एक मशीन ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया फर्स्ट ऑर्डर मशीन, तो यहाँ पे हो जाएगा फुलक्रम पिन, यहाँ पे हो जाएगा लोड और यहाँ पे हो जाएगा एफर्ट। अब यहाँ पे हम लोग इसकी बेच की डिस्टेंस को L1 मान लें और इसके बीच की डिस्टेंस को L2 मान लें। अब यहाँ पे देखिए, जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, मोमेंट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ले लें, टेकिंग मोमेंट अबाउट किसी के ए बी से किसी के भी अबाउट ले लें, है ना, टेकिंग मोमेंट अबाउट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 होता है। तो और एक चीज़ समझिए, यदि हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लें और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव ले लें, तो देखिए ये मान लीजिए ये यहाँ पे है, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये लोड इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इसे हम लोग पॉजिटिव ले लें और इसे नेगेटिव ले लें तो हमारा क्या निकल के आएगा, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसके अबाउट ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, लोड यहाँ पे कितना लगा रहे हैं, एफर्ट पी के बराबर लगा रहे हैं, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये देखें ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखें इसे हम लोग डाउनवर्ड में लेंगे तो ये आपका अपवर्ड में जाएगा एंटी, अगर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा। यहाँ के रिकॉर्डिंग हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इसके रिकॉर्डिंग ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। माइनस इसका हम वेट कितना लगाए थे, W, तो ये हो जाएगा W इंटू इससे बीच के डिस्टेंस कितने लिया है, L2। देन समेशन ऑफ ऑल मोमेंट यानी कि सिग्मा m इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से P L1 इज इक्वल टू W L2 हम कह सकते हैं। देन यहाँ से हम लोग W बाई P इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। और MA की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होती हैं, MA इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक फार्मूला होता है आपका वेलोसिटी रेशियो का और एक फार्मूला होता है आपका इफ़िशियंसी का, मैकेनिकल इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी बराबर भी देख लीजिए, केवल फार्मूले याद कर लीजिए। इफ़िशियंसी मैकेनिकल इज इक्वल टू होता है MA अपॉन VR के होता है इंटू 100, वेयर MA इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज एंड VR इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट। तो ये हमारा होता है वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल इफ़िशियंसी। अब चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक तो खैर अपना ही चल रहा है, डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर पे आते हैं। तो हम लोग टॉपिक डालते हैं डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर। बेल क्रैंक लीवर की जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए
बेल क्रैंक लीवर हमारा कुछ इस तरीके का होता है। कुछ इस तरीके का होता है। जब 3D में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक पिन लगी होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह एक पिन लगी होगी। इसे एक्चुअल का जब देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हमारा दिखाई देगा। ये कुछ हमारा यहाँ पे जो पिन लगी होगी वो पिन हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए ये हमारा होता है, ये जो होती है इसे बोलते हैं फुलक्रम पिन। अगर ये यहाँ पे लगी होगी और ये जो बीच का प्रोजेक्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा होता है बुश। बुश इसलिए लगाते हैं ताकि डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, जिससे मेटल की घिसावट कम हो और फ्रिक्शन भी कम जनरेट होगा। और अमूमन बुश हम ज़्यादातर रबर का यूज करते हैं, रबर का बुश होता है। तो ये हमारी होती है फुलक्रम पिन। सिमिलर वही चीज़ यहाँ पर लगी होती है। देखिए अगर इस डायरेक्शन में हम सपोज करिए एफर्ट P लगा रहे हों तो ये लोड हमारा इस तरीके से W लगा होगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा फुलक्रम पिन। अब इस फुलक्रम पिन की जब डिज़ाइन करते हैं तो हमें क्या क्या सेव करना होगा? पहले तो हमारी ये पिन ना फेल हो उसको सेव करना होगा, ये पिन ना फेल हो उसको सेव करना होगा, ये पिन ना फेल हो उसको सेव करना होगा। और लास्ट में जब इसको हम लोग ऐसे देखें एफर्ट लगाएंगे तो ये यहाँ से उठेगा तो ये क्या हो सकता है, बेंड होने के चांस इसके हो सकते हैं। इस लीवर के बेंड होने के चांस हो सकते हैं। तो हमें 4 टाइप का फेल्योर निकालना है: फुलक्रम पिन फेल्योर, एफर्ट पिन फेल्योर, लोड पिन फेल्योर और बेंडिंग फेल्योर ऑफ आर्म। तो इस तरीके से पॉइंट 1 हम लोग निकालेंगे फुलक्रम पिन, डिजाइन ऑफ फुलक्रम पिन। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि बेल क्रैंक लीवर का उपयोग हम क्या करते हैं, मोशन को एंगल में ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिट मोशन इनटू एंगल। किसी भी एंगल में मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम बेल क्रैंक लीवर का उपयोग करते हैं। एंड जनरली इट इज़ मेड बाय कास्ट आयरन। अब चलिए डिजाइन ऑफ फुलक्रम पिन। फुलक्रम पिन सिमिलर आपकी ऐसी होगी। और जो इसमें देखिए सपोज करिए ये आपकी हो गई फुलक्रम पिन। ये आपकी हो गई फुलक्रम पिन। अब ये पिन देखिए जब ये रोटेट करेगी, ये बार बार जब ये रोटेट करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये पिन जितना बुश होगा इतने ही एरिया में घिसावट करेगी बुश के अंदर, क्योंकि ये वाला पार्ट तो बाहर है पिन का। आप ऐसे देखिए जब इसको हमने पकड़ लिया और जब इसे रोटेट कराएंगे तो जितना हमने पकड़ा हुआ है पिन का पार्ट उतना ही घिसेगा। ये बाहर है और ये बाहर है, दोनों में घिसावट नहीं होगी। तो इस तरीके से पहला हमारा जो वियर आएगा, ये जो पिन हमारी होगी, जब इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर
यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, पिन में घिसावट होगी। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्टेड एरिया को निकालेंगे। यदि इसका डायमीटर हम d ले लें और इसकी लेंथ देखें, यदि एक चीज़ समझिएगा, जब डिजाइन ऑफ फलक्रम पिन को हम करेंगे तो इसको हम लोग DF ले लें। DF मीन्स डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन, और ये जो लेंथ ले लें हम इसे ले लें LF। दैट मीन्स DF इज डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन and LF is length of फलक्रम पिन। इफेक्टिव लेंथ की बात कर रहे हैं, ये पिन तो हमारी बाहर रहेगी, इससे मतलब नहीं है। लेंथ ऑफ फलक्रम पिन। तो इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव डायमीटर। चलिए, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया फलक्रम पिन का इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके इफेक्टिव एरिया की बात करेंगे, एक्चुअल का डायग्राम अगर हम इसका बनाना चाहें तो एक 3D डायग्राम देखिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाना चाह रहे हो कि एक्चुअल में ये फलक्रम पिन हमारी कैसी दिखती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गई आपकी फलक्रम पिन, और इसके ऊपर इस तरीके से लगी होगी। तो इस तरीके का एक्चुअल का इनका दिखाई देगा। ये आपका रोटेट करता रहेगा और ये आपकी होल्ड पे रहेंगे और ये आपका पिन लगा रहेगा। पिन का केवल इतना ही पोर्शन इफेक्टिव में रहेगा, इतना ही पोर्शन इफेक्टिव में रहेगा। अब इस पिन का अगर इफेक्टिव देखिएगा तो यहाँ पर एक्चुअल का ये जो इफेक्टिव एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ फलक्रम पिन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LF इंटू DF। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो आप इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस पोर्शन में जब आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्टेड एरिया बनाएगा कुछ इस तरीके का, और यहीं पे हमारी एक्चुअल रबिंग होगी, और इसकी वैल्यू हमने लिया था DF के और इसकी वैल्यू लिया था LF के। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, DF इंटू LF के हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फलक्रम पिन पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा उस बियरिंग प्रेशर के बारे में समझते हैं। तो बियरिंग प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया के होता है। तो बियरिंग लोड ऑन फलक्रम पिन इज इक्वल टू, ऐसे देखिए, बियरिंग लोड इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर इनटू फलक्रम पिन एरिया। बियरिंग प्रेशर इनटू फलक्रम पिन एरिया। तो यहाँ से जो बियरिंग लोड हो जाएगा, यदि हम लोड को देखें, यदि हम लोड को मान लेते हैं, लोड हमारा P हो जाए, एफर्ट या लोड P हो जाए, तो इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर, मान लीजिए बियरिंग प्रेशर हमारा हो जाए PB, प्रेशर P फॉर प्रेशर, B फॉर बियरिंग, इनटू एरिया, देन P इज इक्वल टू लोड, P इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर इनटू
एरिया हमारा कितना हो जाएगा, LF इंटू DF। आप एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये तो हमारा हो गया सेफ लोड निकलेगा इस बियरिंग पिन पर। अगर इस लोड की वैल्यू दिए गए मैक्सिमम यील्ड लोड के बराबर या उससे ऊपर चली जाएगी तो ये फेल कर जाएगा। हमेशा सेफ रखने के लिए ये जो इंड्यूस्ड लोड होगा ऑलवेज बी लेस देन, ऐसे देखिएगा, P इंड्यूस्ड लोड इज ऑलवेज लेस देन अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड ये हमारा होता है। अब यहाँ से जो लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन होती है इसे याद रखिएगा नोट करके, लेंथ ऑफ फल्क्रम पिन दैट मीन्स LF इज इक्वल टू 1.5 DF के भी होती है या LF इज इक्वल टू 1.25 DF की होती है। डायमीटर ऑफ फल्क्रम पिन में 1.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फल्क्रम पिन का इफेक्टिव लेंथ निकल जाएगा। दैट मीन्स ये वाली लेंथ निकल जाएगी अगर ये वाला डायमीटर हमें पता हो तो। कितना होगा, 1.25 DF या 1.5 DF। फॉर सेफ डिजाइन हम 1.25 लीस्ट वैल्यू को लेकर डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, when put the value of LF, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बियरिंग प्रेशर P इज इक्वल टू PB प्रेशर, बियरिंग लोड P इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर इंटू LF की जगह क्या लिख दें, 1.25 DF इंटू ये DF हमारा रहेगा ही। दैट मीन्स लोड P इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर इंटू 1.25 DF स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पिन का हम लोग डिजाइन कर लेंगे। अब इसे नोट करिए, सिमिलर हम लोग क्या करेंगे, इस पिन का कौन से एफर्ट पिन और लोड पिन की डिजाइन कर लेते हैं। तो चलिए इसे नोट करिए, देन हम लोग एफर्ट पिन और लोड पिन की भी डिजाइन कर लेते हैं। ऐसे देखिए, डिजाइन ऑफ, पहले निकाल लेते हैं एफर्ट पिन। एफर्ट पिन भी सिमिलर आपकी इस तरीके की होगी। एफर्ट पिन भी इस तरीके की होगी, लेकिन इसका जो डायमीटर होगा ये हमारा D, देखिए एफर्ट को हम लोग क्या ले लें, यदि एफर्ट P लगा रहे हों, फल्क्रम को हमने DF लिया था तो इसको हम लोग DP ले लें। अब इसकी लेंथ को हम लोग ले लें LP, वेयर DP इज एफर्ट पिन डायमीटर, एफर्ट पिन डायमीटर कॉमा DLP इज एफर्ट पिन लेंथ। जितना इफेक्टिव होगा एफर्ट पिन लेंथ, सिमिलर यही बनेगा एरिया ऑफ
area of effort pin is equal to LP into dP. Then bearing load on effort pin इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर। अच्छा ये समझते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है, तो लोड इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाता है, तो यही फार्मूला है। बियरिंग लोड ऑन एफर्ट पिन इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया ऑफ पिन। कौन सा एरिया हो जाएगा? एफर्ट पिन का। देन यदि हम लोड को P मान लें, और लोड मतलब एफर्ट को P मान लें, यहाँ से देखिए एफर्ट हम क्या लगा रहे हैं? P लगा रहे हैं, तो वही हमारा हो जाएगा एफर्ट P इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर PB इंटू एरिया A। देन लोड P इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर PB इंटू एरिया क्या हो जाएगा? LP इंटू DP। अब हम ये जानते हैं कि LP इज इक्वल टू 1.25 DP रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू PB इंटू 1.25 DP और DP ऐसे 1.25 DP इंटू DP। देन P इज इक्वल टू PB इंटू 1.25 DP स्क्वायर। तो इस तरीके से इस पर जो मैक्सिमम लोड निकलेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा सेफ कंडीशन के लिए P इंड्यूस्ड इज लेस देन P, जितना इस पे हमारा क्या हो जाएगा? अल्टीमेट रहेगा, उससे कम होना चाहिए। तो ये हमारी हो जाएगी डिजाइन ऑफ एफर्ट पिन। सिमिलर हम कर लेंगे डिजाइन ऑफ लोड पिन। चलिए यहीं पे हम लोग कर लेते हैं डिजाइन ऑफ लोड पिन, या यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए इसी पे हटा देते हैं, क्या दिक्कत है। आइए अब डिस्कस करते हैं डिजाइन ऑफ लोड पिन। अब लोड पिन पे हमारा जो लोड लग रहा है, लोड यानी एफर्ट, वो W लगेगा, और लोड पिन का जो ये हो जाएगा, ये भी सिमिलर ऐसी बनेगी। लोड पिन भी आपकी ऐसी ही बनेगी। इसका जो डायमीटर होगा वो DW हो जाएगा, D लोड हो जाएगा, और लेंथ आपकी LW हो जाएगी इज इक्वल टू 1.25 DW के होगी। एरिया ऑफ इफेक्टिव लोड पिन इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ऐसे देखिएगा, LW इंटू DW। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यही वाला एरिया होगा, ये वैल्यू DW और ये वैल्यू LW। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे बियरिंग एफर्ट। देखिए बियरिंग एफर्ट ऑन लोड पिन effort on load pin is equal to bearing pressure into
बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया। देन अच्छा लोड हमारा कितना लग रहा है, यहाँ W लग रहा है, जो एफर्ट लग रहा है इसमें W लग रहा है, W इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर PB इंटू एरिया। देन W इज इक्वल टू बियरिंग प्रेशर PB इंटू एरिया हमारा कितना होगा, LW इंटू DW। वी नो दैट LW इज इक्वल टू 1.25 DW। इतनी लेंथ हमारी होती है, लेंथ कितनी होती है 1.25 इंटू डायमीटर ऑफ पिन। देन W इज इक्वल टू PB इंटू DW की जगह 1.25 DW स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डिजाइन ऑफ लोड पिन। तीनों का वेट, तीनों का जो हमारा लोड आएगा वो अल्टीमेट लोड से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये हमारी पिन सेफ होगी। अब लास्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो एग्जैक्टली मानते हैं, जैसे देखिए वो यहाँ पे ना आके यहाँ पे अगर हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें तो जो बेंडिंग मोमेंट हमारा आएगा वो कुछ इस क्रॉस सेक्शन से लिया जाएगा। मतलब जो लेंथ हम लेंगे वो कुछ यहाँ से लेंगे। तो चलिए इसे नोट करिए और इसे भी नोट करिए, फिर हम लोग लास्ट पॉइंट इस आर्म पर जो बेंडिंग फेल्योर आएगा उसको भी निकाल लेते हैं। इसे पूरा नोट करिए। चलिए निकाल लेते हैं आप इस पे बेंडिंग फेल्योर। तो देखिए जब यहाँ से ऐसे बेंड होगा तो सपोज करिए एक क्लियर डायग्राम से देखिए, इसमें बेंडिंग फेल्योर ऑफ आर्म, जो आर्म हमारी होगी उसका बेंडिंग फेल्योर होगा। तो कैसे फेल्योर होगा, सपोज करिए ये हमारा हो जाए इस तरीके से। अब एक पिन हमारी ये हो जाए, एक पिन हमारी ये हो जाए और एक पिन हमारी ये हो जाए। यहाँ पर लोड W था। अच्छा एग्जैक्टली यहाँ से नहीं होगा, वो थोड़ा लेंथ अगर हम यहाँ से LW मान लें तो जो मोमेंट आएगा, मोमेंट आपका कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरीके से आएगा। इधर हम लोड P अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे आएगा, ये पूरा एंगुलर में रोटेट करेगा। तो यहाँ से देखिएगा अगर ये इधर खींचेंगे तो ये इस तरीके से आगे जाएगा और ये इधर जाएगा। लोड की वजह से अगर ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव मोमेंट ले लेंगे। और एग्जैक्ट हम थोड़ा अगर यहाँ से लें, जैसे यहाँ से ना लेकर डिस्टेंस को यहाँ से लें और इसे हम लोग मान लें LW था, इसे हम लोग L डैश मान लें या X मान लें। X इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कहाँ से, जहाँ से मोमेंट हो रहा एट पॉइंट मोमेंट एंड ये हमारा हो जाएगा लोड पिन। एट पॉइंट मोमेंट एंड लोड पिन हो जाएगा। देन अब क्या हो जाएगा, यदि इस पे हम लोग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग इक्वेशन देखिए हमारी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये बेंड करेगा ना इस तरीके से,
लोड की वजह से, तो वहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन लगेगी। बेंडिंग इक्वेशन मतलब सिग्मा बेंडिंग अपान वाई इज इक्वल टू मोमेंट अपान आई के होता है। एम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई के होता है। देन यहाँ से बेंडिंग मोमेंट सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपान आई इंटू वाई हो गया। अच्छा, यहाँ से चूँकि आई अपान वाई इज इक्वल टू जेड के होता है, वेयर आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब अगर ये आर्म हमारा इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिफ्लेक्शन आएगा इसी को हम लोग वाई बोलते हैं। और जेड इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसका सेक्शन मॉडुलस होता है। यदि ऐसे देखिए आई बराबर हमारा क्या हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि इसको हम लोग एक सर्कुलर माने तो ये हो जाएगा बी डी क्यूब। अब डी हमारा कौन सा हो जाएगा, डायमीटर ऑफ आर्म, बी डी क्यूब अपॉन, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ से पहले देखिए y डिफ्लेक्शन, यदि y बराबर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाए तो y इज इक्वल टू डी बाई टू के। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका डी बाई टू के होता है। और इस तरीके से बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा बी बराबर एम वाई अपॉन आई के होता है। चलिए अब यहाँ से यदि हम आई की बात करें तो ये हो जाएगा फॉर सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए बी डी क्यूब बाई 12। इसको और इसको दोनों को यदि हम इसमें रख दें, मान लीजिए इसको हम ले लें इक्वेशन 1, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा बी, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड i इन इक्वेशन 1। तो ये हमारा हो जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस B इज इक्वल टू एम इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई टू भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू डी बाई टू अपॉन आई बराबर बी डी क्यूब बाई 12। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा m इंटू 6 अपॉन बी डी स्क्वायर। यहाँ से मोमेंट भी निकाल सकते हैं, मोमेंट इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी डी स्क्वायर बाई 6। तो इस तरीके से हम अपने इस फलक्रम आर्म पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। इसको कहीं ऐसा भी फार्मूला में लिखा रहता है, इज इक्वल टू सिग्मा बी बराबर, यदि आई बाई वाई इज इक्वल टू जेड रख दें तो यह अपान ये वाई क्या हो जाए, यदि यहाँ पे वाई अपॉन इसके हो जाए तो ये हमारा हो जाएगा एम अपॉन जेड। तो इस तरीके से भी आपका फार्मूला लिखा होता है, वेयर जेड इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस ऑफ फलक्रम आर्म। तो इस तरीके से इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से चाहे तो आप मोमेंट की वैल्यू रख सकते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू होता है पर लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के भी होता है। तो चाहे तो इस इक्वेशन में
इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, इस इक्वेशन में अगर आप मोमेंट की वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा बी बराबर मोमेंट इज इक्वल टू, ये लोड हमारा W लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने x लिया है या L डैश मत लीजिए, मैच कर जाता है L से, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी इज इक्वल टू W इंटू एक्स इंटू 6 अपॉन बी डी स्क्वायर। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस पर निकल जाएगा। तो हम अपने इस आर्म को सेव करने के लिए 4 मेथड अप्लाई करेंगे। पहला, इस फल्क्रम पिन को सेव करेंगे, इस लोड पिन को, एफर्ट पिन को सेव करेंगे, लोड पिन को, और इस आर्म पर जितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा उसको सेव करेंगे। देन आफ्टर इसे हम लोग पूरा डिजाइन कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया डिजाइन ऑफ बेल क्रैंक लीवर के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और अनदर मशीन के डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।